ब्रॉड सेंस में जो, तो बताएगा इसमें क्या है पावर का डेफिनेशन? रेट ऑफ, और इन अ ब्रॉड सेंस आप सिंपली ये कहिए इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म। मतलब ये ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन एक्चुअली। पावर भी कई कई तरीके की पावर है, मैकेनिकल पावर, केमिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर। तो डिपेंड करता है कौन सा एनर्जी का फॉर्म यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से पावर की भी नाम आएगी। तो अगर हम मैकेनिकल पावर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करोगे आप तो सेम डेफिनेशन, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस वाला। थर्मल एनर्जी में जाओगे तो आप रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी की बात हो जाएगी यहाँ पर। तो इन अ ब्रॉड सेंस रेट ऑफ ट्रांसफर है एनर्जी का किसी भी फॉर्म में। ठीक है जी। इस चैप्टर में जो आप बात करोगे वो बात करोगे मैकेनिकल पावर की। तो उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें कि मैकेनिकल पावर क्या है, तो डेफिनेशन सेम है, बस उसमें आप एनर्जी का टाइप स्पेसिफाई कर दीजिए, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म। ये इसका फिजिकल मतलब है, बाकी मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेगी यार? मतलब फिजिकली तो ये हो गया रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द मैकेनिकल फॉर्म। और जो एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म है इसी को वर्क डन कहा गया है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म, दिस एनर्जी इन मैकेनिकल फॉर्म, यही चीज आप वर्क बाय द फोर्स बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। क्लियर होगा डेफिनेशन? पावर डिफाइंड एज द रेट एट विच वी आर डूइंग द वर्क। कोई फोर्स किस रेट पर वर्क कर रहा है वो पावर हो गई। तो पावर को मैथमेटिकली कहा जा सकता है इट इज द डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग द वर्क। और ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन भी है। रेट जहां पर भी आएगा वो इंस्टेंटेनियस वर्ड हो जाता है। साथ में एक और टर्म होता है जिसको एवरेज पावर बोलते हैं। तो अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना हो कहीं पर, क्या बनेगा इसके लिए रिजल्ट में देखो। एवरेज में तो जहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, जहां पर डिफरेंशिएशन चल रहा होता है वहां पर आप डेल्टा यूज कर लेते हो। मींस न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल वर्क डन, और डिनोमिनेटर में dt की जगह लिख सकते हो आप टोटल टाइम, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। नाउ इट इज एवरेज पावर। एंड ऑब्वियसली जिस जिस फोर्स की पावर कैलकुलेट करनी होगी वर्क भी उसी का कैलकुलेट करोगे। जैसे अगर आपको पावर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी होगी तो हम लिखेंगे वर्क बाय द ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर बाय फ्रिक्शन निकालना होगा तो वर्क बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। और सेपरेट फोर्सेस की वर्क इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है हमारा। डी डब्ल्यू बाई डी टी का एक और रिजल्ट बनता है, इसमें एक और रिजल्ट बनता है, पावर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट, ये भी एक रिलेशन है, इसी से आएगा वो यहाँ से आ जाता है। वर्क डन को हम लिखेंगे ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये फोर्स वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम गिव्स पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है इसमें, फॉर्मूले ये तीन ही है, टोटल तीन फॉर्मूले हैं, बट ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तीन ही फॉर्म। करें आगे बढ़े? ठीक है, बस थ्योरी थोड़ी सी है इसमें। क्वेश्चन लिखो जैसे
अच्छा, इस पर ध्यान देना, क्योंकि होता क्या है कि ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग के दिमाग से निकल जाता है और हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फोर्स वेलोसिटी का, उससे आंसर गलत आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से पावर पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। क्लियर हुआ है? देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, a particle starts from rest. A particle starts from rest and moves under a force whose power is constant. Moves under a force whose power is constant. Whose power is constant. और इक्वल टू कैपिटल पी, मतलब पावर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैपिटल पी है। मास गिवन है एम, पार्टिकल का मास एम दिया हुआ है, और क्वेश्चन है फाइंड द velocity and displacement of particle. Find the velocity and displacement of particle after t seconds. Velocity and displacement of a particle after t seconds. Velocity and displacement of particle after t seconds. क्या करेंगे? देखिए, पावर गिवन है, ये रिलेशन है P बराबर dw by dt वाला। पावर इज कांस्टेंट, तो वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कहाँ ये कटने का मैसेज आ रहा है? कहाँ कट है? हाँ, वर्क निकालिए फिर, P बराबर dw by dt वाले फॉर्मूले से पावर गिवन है या तो तुम और पढ़ नहीं कांस्टेंट पाती हो। पावर है। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए पावर में dt मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन में P अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर तुम रहेगा, पढ़ नहीं पाती होगी, तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P dt। या तो तुम नौटंकी कर रही हो। समझ आ रहा है? W बराबर इंटीग्रेशन P dt, P कांस्टेंट है, तो कितना आएगा वर्क इस क्वेश्चन के हिसाब से? देखिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम, इट शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so it should be half mv स्क्वायर, और इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मानी जाएगी। तो पहला आंसर डायरेक्टली आ गया वी का। ठीक है, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है, डेफिनेशन का सिर्फ यूज करो, वेलोसिटी आ गई, फिर उस v को dx by dt कर दीजिए, जो v आ रहा है उसको dx अपॉन dt करके, और फिर से एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी। मतलब यहाँ से v की वैल्यू बन गई 2 टाइम्स p बाई m का स्क्वायर रूट और t टू द पावर हाफ। नाउ v को dx बाई dt करेंगे और एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। मैं लिखूं या कर लोगे यार आप लोग? v को मतलब dx बाई dt से रिप्लेस करेंगे, dt को राइट साइड लेकर के जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, राइट है। एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें? कांस्टेंट या वेरिएबल? पावर कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगी कि वेरिएबल आएगी? पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यहाँ देखो ना, dv बाई dt, एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt। वेरिएबल में भी किस तरीके का वेरिएबल है? टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन कम हो रहा है या टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है? ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन कब काम आएंगी? इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को दिया जाए, कैसा ग्राफ आएगा v और t के बीच में। देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिवली पूछा जाता है, कभी कभी ग्राफिकली पूछा जाता है। बताओ, ग्राफ के हिसाब से पैराबोलिक इक्वेशन है ना यहाँ पर, तो वी स्क्वायर नहीं हो जाएगा यहाँ पर, वी स्क्वायर और टी पैराबोलिक है, तो ये ऐसे ऊपर वाला पैराबोला इस तरह बनना है, या फिर ये एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनना है। वी स्क्वायर बराबर टी, मतलब वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक्सिस के अबाउट ये वाला बनेगा ना। तो मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा ये, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
और ग्राफ से भी देख सकते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होती है। तो इस ग्राफ की स्लोप लगातार क्या करती जा रही है, चेंज भी हो रही है, कम भी हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, आगे चल करके स्लोप ऑफ ग्राफ रिड्यूस हो गई है, एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा जाए, देखो आता सब यही सब क्वेश्चन है, अब कोई नए क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। तो अगर हम dv बाई dt करेंगे ना, तो रूट टी का टर्म नीचे आएगा, और उसमें जब टी को 0 रखेंगे, आप करके देखो वही वर्बली नहीं, dv बाई dt निकालोगे आप, तो dv बाई dt करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू दी पावर हाफ जब करोगे, हाफ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट टी आ जाएगा, उसमें जब टी को 0 पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं आएगी, टाइम 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, बना क्या दिक्कत है, रिवीजन ही तो हो रहा है, काइनेमेटिक्स थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट ऑन टाइम टू दी पावर 3/2, और टाइम टू दी पावर 3/2 पे अगर डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंसी है तो कैसा ग्राफ आना चाहिए उसका। तुम लोग ग्राफ है ना बहुत ज्यादा इक्वेशंस में घुस जाते हैं, इक्वेशंस में मत जाइए, थोड़ा सा फिजिक्स पे लगाओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या मालूम चलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी बढ़ रहा, तो कोई ऐसा ग्राफ बनाओ ना जिसका स्लोप बढ़ता हो, अ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, तो ये तो ऐसे ही बनेगा सीधा सीधा। बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि हम इक्वेशन को समझें और इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाएं। फिजिक्स में ग्राफ मोस्टली स्लोप देख करके बन जाती है, और हमें कौन सा प्रॉपर ग्राफ बना के सब्जेक्टिव पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव में चूज करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। a particle, next question, a particle of mass m, a particle of mass m is projected with speed u, is projected with speed u, is projected with speed u at an angle theta, at an angle theta with a vertical, at an angle theta with a vertical. Find the power by force of gravity, find the power by force of gravity, find the power by force of gravity at time t, find the power by the force of gravity at time t. Also find the average power, also find the average power, also find the average power by force of gravity, also find the average power by force of gravity during first t seconds, during first t seconds. यार ये थोड़े रिलेशन हटा दें इसकी, रिलेशन यहाँ लिख दे रहे, पावर इंस्टेंटेनियस के लिए dw/dt या फिर f डॉट v, दिख रहा है देखना, और एवरेज पावर का रिजल्ट था वर्क बाय टाइम। ठीक है, तुम लोग ना लिखना, लिख चुके हो ऑलरेडी, जल्दी जल्दी करें इस क्वेश्चन को यार। ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी इस केस में, अगर पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं तो, और वर्टिकल से थीटा एंगल पर, स्ट्रेट लाइन पाथ, पैराबोलिक पाथ या सर्कल, पैराबोलिक। टी सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कैसे दिखाओगे, बहुत जल्दी जल्दी बताइएगा। टी सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी,
जितनी यहाँ पर होगी। इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u साइन थीटा। हाँ साइन थीटा, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। इंटेंशनली मैंने एंगल को वर्टिकल से दिया हुआ है क्योंकि हम लोग हैबिचुअल होते हैं इस तरफ u cos थीटा लिखने के और इधर u sin थीटा लिखने के, वो हैबिट होती है हमारी। और एग्जाम में क्या होता है, ये छोटी चीजें इग्नोर हो जाती है, तो इसीलिए जानबूझ करके थीटा वर्टिकल से दिया था कि इधर साइन आएगा इधर कॉस आएगा। और क्योंकि हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो होती है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पर और इनिशियल वाले टाइम पर सेम रहती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो अभी भी u sin थीटा होगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से बदलता है, तो ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और उसमें माइनस जी इंटू टी करेंगे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाली होगी जब, तो डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना, ग्रेविटी की फोर्स का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों में से किस वाले कंपोनेंट के साथ जीरो आएगा और किसके साथ नॉन जीरो आएगा, इसके साथ, क्योंकि u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है और ग्रेविटी की फोर्स ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आएगी, तो जो हमारा ये प्रोडक्ट f डॉट v है वो बेसिकली ग्रेविटी की फोर्स का होगा और इस y डायरेक्शन की वेलोसिटी का होगा, यानी ये आंसर आएगा mg मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा माइनस gt। और ये भी आंसर भी पूरा नहीं, हाँ माइनस और आएगा इसमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब आप अपोजिट वेक्टर्स का मतलब कॉस वाला आता है ना, ए बी कॉस थीटा, ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और कॉस ऑफ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 है, ये इस पर ये यू कॉस थीटा, देखो भाई गलती हो गई, है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जरा ट्रेंड एनालिसिस करना है, जेई मेन के पुराने पेपर को उठा के जरा एनालिसिस किया करो, तुम लोग लगा रहे हो ना इसमें, तो ये नोट किया करो कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे फॉर्मूले पर है, उसका परसेंटेज कितना रहता है। जैसे अगर 25 से 30 क्वेश्चन का पेपर लगा रहे हो तो ये आदत डालो आप, आपको रियलाइज हो जाएगा कि 30 से 40% डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 25-30% ऐसा है जो थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हो कि मिक्स टाइप का कंसेप्ट लगता है उसमें, और 20% के आसपास थोड़ा डिफिकल्ट साइड रहता है, मतलब मेंस की बात करेंगे तो 20% ज्यादा टफ नहीं होता कहीं पर भी। अगर इसको किस कैटेगरी में डाले, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मॉडरेट क्वेश्चन है कि ये सिंपली फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, क्या क्या है ना, कुछ नहीं, फॉर्मूला जिसको पता होगा वो कर लेगा वहां पर सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। और एवरेज पावर निकालनी है आपको, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया, एवरेज निकालना था, वर्क बाय टाइम करोगे, वर्क बाय टाइम, तो इसके लिए वर्क चाहिए होगा। अब ये वर्क कैसे निकालें, तो एवरेज पावर निकालने के लिए वर्क चाहिए, वर्क वो भी कौन सी फोर्स का वर्क निकालना है आपको यहाँ पर, तो ग्रेविटी की फोर्स का वर्क एम जी इंटू हाइट, तो एम जी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, हाइट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई डायरेक्शन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से आएगा, वो आएगा u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल की वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर। और वर्क में भी आपको ध्यान देना होता है कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर के साइड है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे के साइड है, तो ये भी तो माइनस आएगा, एंड डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज द एवरेज पावर, ये भी फॉर्मूले के ऊपर है। राइट, आगे बढ़े और यार थर्ड क्वेश्चन देखो,
तीसरा क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा स्लाइटली। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस हो गया। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम लेवल बढ़ाना चाहें, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ विल बी द ग्राफ बिटवीन द पावर एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। किस टाइप का ग्राफ आएगा इसमें, बताएं। पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन, पावर और रिलेशन विद दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार को लग सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं हुआ, ये भी है, ये भी फॉर्मूले वाले। आपने पावर और टाइम का रिलेशन निकाल चुके। इसको पावर और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर मान लें कि हॉरिजॉन्टली ये एक्स डिस्टेंस गया है, तो ये कैसे निकालोगे। U sin theta t. इट विल बी u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी और ये टाइम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको पावर और एक्स के बीच में रिलेशन आएगा। अब वो चेक करो रिलेशन लीनियर आएगा कि नॉन लीनियर आएगा। लीनियर आएगा। अब तो कैसा ग्राफ है, अब लीनियर मतलब आगे आगे का पार्ट खुद करो। लीनियर आएगा तो उसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ये सब चेक कर लो और देखो कैसा ग्राफ आएगा। वो आप देखो, टाइम की वैल्यू रिप्लेस करो एक्स बाई यू साइन थीटा, टाइम यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। श्रीवास्तव जी भी जल्दी करो इसको। देखो लिखो, लिखने से क्या होता है ना, डर खत्म होता है यार। आप लिखोगे नहीं, सोचते रहोगे तो डर बना रहेगा। आप लिख लो एक बार, टी को लिख लो, आपको टी को रिप्लेस कर लो यहाँ पर एक्स बाई यू साइन थीटा। देखो राइटिंग पार्ट करने से डर डर निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। स्लोप पॉजिटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही होगी। अब ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ना पेपर में, और क्या होता है भाई। किसी को पॉजिटिव दिख रहा है, किसी को नेगेटिव दिख रहा है, कोई ए ऑप्शन चूज करेगा, कोई बी चूज करेगा। भाई एक्स बराबर 0 पर पावर आ रही होगी। ये अलग बात है, उसका वाई इंटरसेप्ट माइनस में आ रहा होगा, वाई इंटरसेप्ट माइनस में जा रहा होगा यहाँ कहीं से, और उसके बाद स्लोप। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना सर, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा भाई। देखो आप यहाँ पर टाइम को रखो, उसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लो। नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगी, पॉजिटिव स्लोप आएगी, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका। बिल्कुल। और ये क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर 0 पावर आ जाए, आएगा कहीं। ये पावर कभी तो 0 होगी, u cos थीटा माइनस gt है, तो कहीं ना कहीं तो 0 आएगा ही। मैथमेटिकल सोचो आप, मैथमेटिकल हटा दो जरा, नॉन मैथमेटिकल बताओ। क्या प्रोजेक्टाइल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर पावर 0 आ जाए, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर हो जाए। कौन सा पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल रहेगी, बीच में है डॉट प्रोडक्ट। तो फिर इसका मतलब ये हाफ ऑफ रेंज है, उसके बाद पावर का साइन चेंज कर जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखना कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एग्जाम में कुछ लोग ये भी काम करते हैं, क्वेश्चन आधा करके डर की वजह से छोड़ देते हो, आधा करके छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि अब नहीं होगा हमसे। समझे आप, अगर क्वेश्चन छोड़ना है तो शुरुआत में छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आधा कर लिया है तो फिर उसके आगे प्रोसीड करो। क्लियर हो यार।
ये बताइए एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल कितना आएगा? एवरेज पावर फॉर कंप्लीट प्रोजेक्टाइल 0 आएगा ना, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में जिस लेवल से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पे आ जाएगा। तो वर्क बाय ग्रेविटी जो कि mg इंटू हाइट है, जिस हाइट से स्टार्ट किया था उसी हाइट पर प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, तो ना तो ये वर्टिकली ऊपर गया ना वर्टिकली नीचे आया, वर्क वाला फैक्टर हो जाएगा 0, एवरेज पावर की वैल्यू 0। क्या होगा? देखो दोनों मिला के चला करो, मैथमेटिकल अप्रोच भी और नॉन मैथमेटिकल अप्रोच भी, स्पीड तभी बढ़ेगी। हम हर जगह पर फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते और हर जगह पर सिर्फ लॉजिक नहीं लगा सकते, दोनों काम मिला के चलने पड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a particle of mass m, a particle of mass m is moving on a circle, a particle of mass m is moving on a circle of radius capital R, is moving on a circle of radius capital R with centripetal acceleration given by b into t दिया है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन बाय b into t स्क्वायर, सॉरी b into t स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b जिसमें b कांस्टेंट है, b is constant value. Find power by all the forces, find power by all the forces at time t, find power by all the forces at time t. इसमें भी सेम, इसमें एक पार्ट और है, also find the average power, also find average power, also find average power during first t seconds, also find average power during first t seconds. अच्छा, पावर के क्वेश्चन में ये जरूर देखा करो ध्यान से कि पावर बाय विच फोर्स की बात कर रहे हैं वो लोग, मतलब क्वेश्चन में ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए कि हम कौन से फोर्स की पावर की बात कर रहे हैं इसमें। जैसे इसके अंदर कौन से फोर्स के पावर की बात की गई? ऑल फोर्सेस, कोई पर्टिकुलर फोर्स नहीं है, सारी फोर्सेस को मिला करके क्या पावर आएगी इस, नहीं वो बता रहे क्या करेंगे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करते समय इस पर ध्यान दिया करो। लोग क्या करते हैं, खाली फॉर्मूला तो दिमाग में पढ़ लेते हैं। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पावर हमको निकालना था बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो बाय ऑल फोर्सेस की पावर निकालनी है, वो भी इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है आपको पहले पार्ट में। तो रिजल्ट तो यही है ना यार, P इंस्टेंटेनियस बराबर dw by dt। इसमें वर्क किसका रखोगे आप, कौन सी फोर्स का वर्क? क्वेश्चन के हिसाब से हमें वर्क किसी पर्टिकुलर फोर्स का चाहिए या फिर वर्क सभी फोर्सेस का चाहिए, और सभी फोर्सेस का वर्क निकालेंगे जब, यानी कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस, तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जब करना होगा तो पावर की वैल्यू लिखी जाएगी d by dt ऑफ वर्क बाय ऑल द फोर्सेस, बिकॉज पावर बाय ऑल द फोर्सेस निकाल रहे हो, एंड वर्क बाय ऑल द फोर्सेस को वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे तो ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इट शुड बी d by dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, अगर u इसकी इनिशियल स्पीड हो। समझ पा रहे हैं? अब इनिशियल स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, ये वेरिएबल टर्म तो होगा नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ हाफ mu स्क्वायर 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली जो भी स्पीड होगी वो एक कांस्टेंट रहेगी। हाफ mv स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, समझ रहे हो इसको? इनिशियल स्पीड को चेंज तो करोगे नहीं आप, एक बार मोशन स्टार्ट हो चुका है तो उसकी इनिशियल स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, आगे वाली स्पीड बदलेंगी। वेरिएबल इज हाफ mv स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर करेंगे, आंसर mv dv by dt,
अब v चाहिए और dv बाई चाहिए, उसके लिए आपको ये रिलेशन दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला। अब देखो है ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट कई सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, मतलब इसको भी डिफिकल्टी लेवल पे लेके जाओगे अगर तो है ये भी फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन क्या है कि 3-4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल इज बी इंटू टी स्क्वायर। अब ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिकॉल करिए, क्या रिजल्ट होता था इसका इन टर्म्स ऑफ स्पीड? v स्क्वायर बाय r। भैया तो इससे v निकाल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी आपको, v इक्वल टू रूट ऑफ बी इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई टी। अब जब v की वैल्यू मिल गई तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव यहाँ रखोगे, अपना आंसर आ जाएगा। बाय रूट बी आर इंटू टी इन प्लेस ऑफ v, और इसका डिफरेंशिएशन करके dv बाई dt हो जाएगी पावर की वैल्यू। क्लियर? सेकंड पार्ट बोलो, एवरेज पावर निकालिए। सेकंड पार्ट में एवरेज पावर फिर फॉर्मुला बेस है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइए, आप फॉर्मुला देखिए क्या करना है उसके लिए। एवरेज पावर के लिए क्या चाहिए आपको? तो बस वही तरीका होगा, क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ कि सर्कुलर मोशन का है या किसका है, चाहिए तो वर्क ही। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, वर्क वो भी ऑल फोर्सेस का बराबर अपॉन टाइम। ऊपर अब न्यूमरेटर में जो वर्क बाय ऑल फोर्सेस है उसकी जगह पर लिख सकते हैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम। और v तो निकाल लिया ना यहाँ से, v इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल चुके हो, और इनिशियल स्पीड भी यहीं से आएगी। इनिशियल स्पीड का मतलब टाइम जीरो, तो टाइम जीरो रखेंगे तो v की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कि u इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उसी रिलेशन से t बराबर जीरो रखें, और v स्क्वायर की जगह हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह b इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, वो यहाँ रखिए अपॉन टाइम एवरेज पावर। दोनों ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इजी है। अब थोड़ा इसको इसका अगर इसका हल्का सा एडवांस साइड पे लेके जाते हैं, सेम क्वेश्चन, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मतलब मेंस का लेवल और एडवांस के लेवल में अप्रोच में क्या डिफरेंस आती है। ये फॉर्मूला जिसको फॉर्मूला क्लियर है वो कर ले जाएगा, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ना। इसी क्वेश्चन को देखो आप, देखिए फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम, फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम, फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड फाइंड पावर एट द टाइम, फाइंड द पावर एट द मोमेंट, फाइंड द पावर एट द मोमेंट particle has moved, particle has moved 1/3 of the circle, particle has moved 1/3 of the circle। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ज्यादा नहीं, मतलब कैसे करोगे, जरा ट्राई करो। और जरा नोटिस करना क्या ट्विस्ट है पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज में और इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में, डिफरेंस क्या दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में पावर निकालने के लिए टाइम की वैल्यू दी गई थी, फाइंड द पावर एट टाइम टी। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया, बट उस टाइम पर क्या हो रहा है वो दिया गया। नहीं समझ पा रहे, टाइम की ही इंफॉर्मेशन दूसरे तरीके से दी गई है कि जो टाइम है वो ऐसा टाइम है जब 1/3 सर्कल पूरा हो चुका है, और पिछले क्वेश्चन में टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि टी सेकंड्स। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग कि टाइम दिया नहीं है,
टाइम की बजाय उन्होंने ये बता दिया कि डिस्टेंस 1/3 चला है। अब जगह दिमाग, क्या टाइम निकाल नहीं सकते? 1/3 सर्किल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये चीज निकाली नहीं जा सकती? सब कुछ है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस मैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बदल रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि फाइंड द पावर एट टाइम t, अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द पावर एट द मोमेंट डिस्टेंस इज 1/3। तो यहाँ तक की वर्किंग तो करो, यहाँ तक के वर्किंग से जो तुम्हारा आंसर आया था वो कुछ ऐसा नहीं आया होगा यार, m इंटू बी आर और t, यही आया होगा आंसर शायद। तो यहाँ तक तो वर्किंग इसमें भी करोगे आप, बस सिर्फ इतना फर्क है कि अब ये t निकालना है मेरे को, t कितना है ये फाइंड आउट करना है। और उसके लिए क्या करेंगे देखो, तो अच्छा बात है, देखो ये गलती फिर कर रहे हो तुम लोग भाई, म्यूचुअल डिस्कशन क्लास में किया करो, डाउट के लिए कर सकते हो, जैसे कोई डाउट तुमको फंसा इनसे पूछ लो, म्यूचुअल डिस्कशन ना करो। सेंट्रीपिटल क्या होता है ना एक्सेलरेशन वाला आपको, टर्म हाँ जी यूज कर सकते हैं। करेंगे। म्यूचुअल डिस्कशन में क्या होता है, साइंटिफिकली आप अपने आप को वीक बना रहे हो भाई, आपकी हैबिट क्या बन रही है किसी की हेल्प लेने की। अब एग्जाम में नर्वसनेस जो होती है वो इसी वजह से होती है कि वहाँ कोई नहीं होता आसपास, समझे यार। लॉन्ग लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चलो। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, स्पीड को। अब इसके लिए जिनका चैप्टर वीक है वो सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर को देखो जा करके, जहां पर ये कहा था कि जो स्पीड होती है वो ds/dt होती है। अब जिनको न याद आए तो बता दूं, ये जो s होता है ना सर्कुलर मोशन के टाइम पर है, s की जो वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, और ये काइनेमेटिक्स के चैप्टर में बार बार चिल्ला के बोला गया। तो यहाँ से होता जाएगा ds बराबर √(br)(t)/dt। टाइम निकालना है 0 से t, और ये 0 से लिमिट्स पे ध्यान दीजिए, 1/3 सर्किल, सो डिस्टेंस मूव्ड विल बी 2πr/3, 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। इनको हम बोलते हैं कंसेप्ट इंटीग्रेशन के भाई, एक कंसेप्ट पुराने चैप्टर का एक इस चैप्टर का मिला दिया, हो गया क्वेश्चन। और मैं ये एक ही क्वेश्चन में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं आइडिया रहेगा कि सेम क्वेश्चन को अलग अलग स्टाइल में कैसे कर सकते हैं। जैसे आप में से कई लोग पूछते हो कि सर मेंस और एडवांस की पढ़ाई करने का तरीका अलग है क्या, तो मेंस और एडवांस की पढ़ने का तरीका अलग नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच अलग है खाली, और कुछ नहीं है भाई। पढ़ोगे तो ये मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। प्रॉब्लम का लेवल अलग है खाली क्वेश्चंस का, और मेनली क्या है कि एडवांस के क्वेश्चन में बहुत डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाए, ऐसा एडवांस में तो नहीं होता। आ जाएगा आंसर अब। एक और देखो जरा, सेम क्वेश्चन का एक और तरीका देखो, यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछे अगर, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मतलब इसके पहले वाला जो अभी किया इसके पहले वाला, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन
find power at the time, find power at the time acceleration is at 30-degree angle, acceleration is at 30-degree angle with velocity, acceleration is at 30-degree angle with velocity. फिर यहाँ तक की वर्किंग कॉमन रहेगी। ये जो लाइन दिखी जा रही है, ये लाइन आपको फिर दी जा रही है कि आप टाइम निकालो, इस इंफॉर्मेशन से टाइम निकालो। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पर है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करिए और टाइम की वैल्यू निकालिए। बच्चे ये जो काटा पीटी कर रहे हो ना, यही काटा पीटी एग्जाम में प्रेशर बनाएगी। कुछ लिखा फिर काटा, फिर कुछ लिखा फिर काटा, हो गया इतने में बस पेपर चौपट हो जाता है। लगाओ ना दिमाग उसके ऊपर कि एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है क्या? पुराने किसी चैप्टर में, पुराने किसी लेक्चर में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? और अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन में हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन से रिलेटेड जब भी कोई बात की जाए, हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल, और कुछ मत सोचिए। तो किसी भी, देखो किसी भी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट की तरफ आएगी, और एक्सेलरेशन को हमेशा दो कंपोनेंट्स में लिखने की आदत डालो, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे यहाँ पर? रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर कोई एंगल थीटा है, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को? टेन थीटा को क्या लिखेंगे? एटी अपॉन एसी या फिर एसी अपॉन एटी, ये कंसेप्ट है। अब एसी दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, बीटी स्क्वायर डायरेक्टली गिवन था, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया नहीं था, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी अपना एक फॉर्मूला है, डीवी बाई डी, और डीवी बाई डी यहां से आएगा रूट बी इंटू आर से, और थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ से फिर टाइम निकालेंगे और फिर वहां ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब समझते हैं, एक ही क्वेश्चन तीन स्टाइल में पूछा जा सकता है, एक एक आसान लगता है, दो टफ लगते हैं उसके। दिव्यांश जी क्लियर हुआ है इसमें? Yes. हाँ, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की आदत पड़ जाए अगर आपकी, तो एडवांस पेपर आसान हो जाते हैं फिर, नहीं तो फिर
चलिए आगे मूव करें अब। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं मतलब जो भी नंबर है। अब इसमें देखो आप, यहाँ पर स्प्रिंग है, उससे कनेक्टेड ब्लॉक, मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, सरफेस रफ गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। और इस पे क्या कर रहे हैं, इस पर एक एक्सटर्नली कांस्टेंट फोर्स F लगाया जा रहा है ब्लॉक के ऊपर, a constant force capital F on the block and block starts from rest। ये सब दिया है क्वेश्चन में। the block starts from rest, इनिशियली स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल लेंथ पर, ये सब दिया है, इनिशियली लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नॉर्मल, ब्लॉक वाज एट रेस्ट, अप्लाइड फोर्स F इज कांस्टेंट। ठीक है जी। पहले तो आप ये बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कैसे निकालोगे, अभी पावर पे तो बाद में आएंगे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। करो, करके बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो ये उससे करेंगे यार, याद करो जरा एक लेक्चर अपना, कि वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि इंटरनल वाला फ्रिक्शन, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक रिव्यू प्रॉब्लम है, मतलब 2 लेक्चर पहले पढ़े थे। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कैपिटल एफ है, अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क एफ एक्स, नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन, माइनस म्यू इंटू नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल सरफेस है नॉर्मल एम जी, इंटू एक्स, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम एलोंगेशन पर फिर रेस्ट पे होगा, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को भी डिवाइड करने हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होके रेस्ट पे जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेविटी और स्प्रिंग में से कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर वाली। तो ये आंसर तो आ जाएगा यहाँ से। राइट है, क्लियर ना। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इसको मैं एग्जामिनेशन स्टाइल में ही दे रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट ऑब्जेक्टिव है, लिखिए आप ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, पावर बाय कैपिटल एफ, पावर बाय कैपिटल एफ increases up to the maximum elongation, increases up to the maximum elongation, B option, power by capital F, power by capital F will have some maximum value, will have some maximum value before the maximum elongation of spring, before the maximum elongation of spring, before the maximum elongation of the spring। C part, power by friction force, power by friction force is always a negative, is always a negative and decreasing with
and decreasing with elongation in the spring. Decreasing with elongation in the spring. D option. Power by the force of spring. Power by the force of spring is a parabolic function of is a parabolic function of is a parabolic function of elongation in the spring. अब ये हो गया टफ क्वेश्चन. नहीं, ये चारों ऑप्शन देख करके ही हिम्मत चली जाएगी कि यार पता नहीं क्या पूछ रहे हैं. हम ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि भाई एग्जाम आपको फेस करना है. लैंग्वेज यही होती है. आपको क्वेश्चन पढ़ करके क्या लग रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं कि एवरेज बोल रहे हैं? एवरेज वैल्यू के एवरेज वैल्यू का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कुछ होता है क्या? एक एवरेज वैल्यू को हम कैसे कहेंगे इंक्रीज होने की? एवरेज तो एक डेटा होता है. तो मतलब किस टाइप की पावर है ये? मतलब वो लैंग्वेज से खुद समझना होगा हमें. और ट्रस्ट मानिए नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं चाहिए. हाँ जी, बस बस अकेली सही है कि और भी सही है इसमें? नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोल लो. देखिए कैसे बता रहे, देखो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी है यहाँ पर टोटल. अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी. देखिए कैपिटल एफ, नॉर्मल, mg, रुको एक मिनट, स्पेस कम पड़ रहा है, इधर लिख दे रहे यार. mg, नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स और कैपिटल एफ, ये 5 फोर्सेस होंगी. आप ये बताइए टाइम 0 पर क्या पावर आएगी इनकी? पावर एट टाइम t इक्वल टू 0. ब्लॉक में कोई वेलोसिटी थी उस टाइम पर? पावर एफ डॉट वी है. फोर्सेस तो हैं बट वेलोसिटी नहीं है. तो इन सब की पावर्स क्या लिखोगे? 0. फिर जब मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा, मैक्सिमम एलोंगेशन क्या वेलोसिटी हो जाएगी? फिर पावर्स क्या हो जाएंगी? आपको समझ आया आपको? नहीं, ये समझ में आ रहा है. इनिशियली पावर भी 0 होगी, मैक्सिमम, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस पर वेलोसिटी नहीं है. यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर भी वेलोसिटी नहीं है. वेलोसिटी 0 करेंगे तो पावर 0 ही आएगी. और इन बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, यानी कि इनिशियल पॉइंट और मैक्सिमम के बीच में नॉर्मल की पावर तब भी 0 रहेगी, बिकॉज ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0. mg की पावर 0 रहेगी बिकॉज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी. इन सब की पावर्स होंगी कुछ. फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है तो इसकी पावर माइनस में रहेगी. स्प्रिंग की फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, माइनस. किसमें? फ्रिक्शन की पावर कैसे? नहीं, नहीं भैया नहीं. एफ डॉट वी को जब एक्सपेंड करोगे तो ये मॉड ऑफ एफ होता है ना.
मॉड तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो पावर में जो प्लस माइनस आएगा वो थीटा की वजह से आएगा सर, एक ही साइन होता है, दो मत देखो आप। और कैपिटल एफ पॉजिटिव। इतना इंफॉर्मेशन बहुत है अपने ऑप्शन देखने के लिए। बी ऑप्शन सही है। कैपिटल एफ की पावर 0 से 0 हुई है, लेकिन बीच में प्लस भी गई है, तो किस तरीके का वेरिएशन रहा होगा? 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 0 से प्लस में जाना है, फिर 0 आना है, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा? कुछ मैक्सिमा नहीं आएगा बीच में। और बी ऑप्शन में किसके पावर की बात की गई है? नहीं, पहला वाला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। तो पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, वो लगातार तो बढ़ेगा नहीं, 0 से 0 होना है और बीच में प्लस होना है, इसका मतलब पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी। ए ऑप्शन गलत हो गया। बी वाला सही है, सही है, बी 100% सही है। सी ऑप्शन, किसकी पावर? वो हमेशा नेगेटिव आएगी, डिक्रीजेस नहीं होगा, लेकिन 0 से 0 तो वो भी जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके 0 पे जाना है, बीच में माइनस होना है, तो 0 से माइनस में गए तो डिक्रीज हुए, और माइनस से वापस जब 0 होंगे तो बढ़ेंगे। गलत है ना वो तो। और डी वाला ऑप्शन सही है कि गलत है? पक्का ना? तो बी एंड डी करेक्ट हो गए। अब इसी का न्यूमेरिकल वर्जन देखिए, सेम क्वेश्चन को न्यूमेरिकली अगर पूछा जाए, फाइंड द मैक्सिमम पावर बाय कैपिटल एफ, फाइंड द मैक्सिमम पावर बाय कैपिटल एफ। फाइंड मैक्सिमम पावर बाय द फोर्स कैपिटल एफ। इस टाइप की जो रीजनिंग होती है ना, ये बेसिकली ग्राफिकल क्वेश्चंस में काम करती है कि चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई आइडिया लग गया कि 0 से 0 होना है, प्लस होना है, माइनस होना है, तो चार में से कोई एक आधी ऑप्शन ऐसे होते हैं जो इन सारी बातों को फुलफिल कर रहे होंगे, राइट? निकालो मैक्सिमम पावर बाय कैपिटल एफ। भैया अप्रोच बताओ पहले, अप्रोच क्या रख रहे हो? मतलब वी मैक्सिमम होगा तो ही मैक्सिमम आएगा, इसके पीछे क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वेलोसिटी के मैक्सिमम होने पर पावर मैक्सिमम आएगी? एफ कांस्टेंट है, राइट? तो ये मतलब लॉजिक ये होना चाहिए, बिकॉज एफ कांस्टेंट है, तो जब ये वाले टर्म मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर पावर भी मैक्सिमम होगी। मतलब ये चीज सभी फोर्सेस के लिए नहीं होगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम, क्योंकि जो आप कैपिटल एफ लगा रहे हो वो वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो इस फोर्स की पावर तभी मैक्सिमम हो पाएगी जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कर दे, और वो कब होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी तब आएगी जब उसमें एक्सेलरेशन 0 आ जाए, डीवी बाई डी टी 0। और हाँ, और एक्सेलरेशन 0 तब आएगा जब इसकी फोर्सेस बैलेंस हो, एफ स्प्रिंग वाली फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स, ये सब बैलेंस करोगे। तो जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या इससे एक्स निकाल सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करके? कैपिटल एफ बराबर के एक्स प्लस फ्रिक्शन, तो ये निकाल सकते हैं ना कि ये कितने एलोंगेशन के बाद आएगा? वो होगा एफ माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय के।
अब हमको वेलोसिटी भी निकालनी है, ये फिर अपना वही वर्क वाला कंसेप्ट। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लिखेंगे एफ इंटू एक्स, इधर ध्यान से देखो, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और इस बार मैकेनिकल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर भी होगा और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा, जो वी मैक्स निकाल रहे हो आप। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी जाएगी ये वाली, बिकॉज ये एक्स तो रखोगे ना तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। अब ये हो गया लेंथी क्वेश्चन। यहाँ पे ये वर्क है ना यार, एक्सटर्नल वर्क और फ्रिक्शन का वर्क, तो फ्रिक्शन का वर्क तो माइनस में ही होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क बाय फ्रिक्शन तो प्लस में आता ही नहीं कभी। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कहाँ प्लस में आता है सिंगल ब्लॉक के ऊपर। ये नहीं समझ में आया क्या, फिर से बताओ ये कौन सा, एक मैंने वो लिखा है डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क माइनस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हाँ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन और बॉडी के डिस्प्लेस करने की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका नेगेटिव वर्क आएगा। ये लंबा क्वेश्चन हो गया अब। हाँ नहीं अभी लग रहा है, अगर मान लो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती तो छोटा हो जाता है ये, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली पूछ सकते हो एमसीक्यू स्टाइल में, और वही क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। और एक्चुअल में ऐसी हम लोग बहुत लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसी किताब दे दो जिसमें ऐसे क्वेश्चन हो, ये सब क्वेश्चन किताब में कहाँ मिलेंगे भाई, ये जब पढ़ाया जाता है उसी टाइम डिस्कस हो जाते हैं सब, है ना। सारी किताबें ऑलमोस्ट कॉमन क्वेश्चन लेके बैठे, तुम कोई भी किताब उठा लो सब में क्वेश्चन सब मिलते जुलते रहते हैं। समझ आई बात, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन, क्या इसमें अगर ये पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा, मतलब स्प्रिंग स्प्रिंग वाले फोर्स की पावर के मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स की पावर वैसे तो माइनस में है, तो स्प्रिंग फोर्स के पावर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा ये निकालना होगा। अबे तब जीरो पावर हो गई, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स के पावर का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, क्या वो भी उसी टाइम होगा जिस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। वो कैसे सकता है, मैक्सिमम पावर के लिए वेलोसिटी का मैक्सिमम होना, ये कोई लॉ बन रहा है क्या कोई हमारा, ये तो तब बन रहा है जब एफ कांस्टेंट रहे, तो क्या स्प्रिंग फोर्स का भी एफ कांस्टेंट है, तो उसके लिए तो ये नहीं कह सकता कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो स्प्रिंग फोर्स की पावर मैक्सिमम होगी, वो कभी और होगी। नहीं ऐसे क्यों बोल देते हो कि ये मैक्सिमम होगा, चलिए देखते हैं ना कि स्प्रिंग फोर्स के पावर के मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। लिखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द maximum value of magnitude of spring power, find the maximum value of magnitude of spring power। अब ये सब मेंस का लेवल नहीं, पहले बता दे रहे भाई आपको, अगर मेंस की तैयारी करनी हो तो ये सारे क्वेश्चन छोड़ देना, कि उसमें इस टाइप के इतने नहीं आते। क्या करो, कोई जनरल वैल्यू वी की मान लो,
एक जनरल वैल्यू v की मान लेते हैं यहाँ पर। सुनिएगा ध्यान से, एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी एफ एक्स वर्क बाय एक्सटर्नल माइनस म्यू एम जी एक्स वर्क बाय फ्रिक्शन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वो जो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा उसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दे। ये पूरी चीज किस चीज की वैल्यू बन गई? हाफ एम वी स्क्वायर। ये बना हाफ एम वी स्क्वायर। 2/m इसमें और मल्टीप्लाई कर ले, किस चीज की वैल्यू बन गई? वी स्क्वायर की। और स्क्वायर रूट ले लें अगर तो v आ गया हमारा। पावर बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग का फोर्स लिखेंगे k इंटू एक्स। पावर बाय स्प्रिंग इज के एक्स, फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यानी ये चीज। हमने मॉड की बात की है तो मॉड में माइनस नहीं आएगा। v इटसेल्फ x का फंक्शन है, v में ऑटोमेटिकली आपके x का टर्म आ रहे हैं, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है। अब इसके मैक्सिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वो जीरो करेंगे। अब ये और डिफिकल्ट हो गया, तो और एडवांस में और क्या होता है, मैथ तो गुजर दिया थी बीच में, और क्या करेंगे वो। भाई क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया जाए, यही सब करके बनाओ। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा। किसको? हाँ वो तो ले लेंगे। एक्चुअली v का एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट पे जा रहा है, इसका डेरिवेटिव थोड़ा टफ टाइप का नहीं होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो आप थोड़ा स्मार्टली ये काम कर सकते थे कि अगर पावर मैक्सिमम होगी तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहाँ स्क्वायर बना लें इसका, तो v स्क्वायर में रूट हट जाएगा आपका, तो एक नॉर्मल पॉलिनोमियल बन जाएगी जिसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे, कम टाइम लगेगा। बिकॉज अगर p मैक्सिमम है तो p स्क्वायर भी मैक्सिमम ही आएगा उसका, तो हम p स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। एंड p स्क्वायर x का एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नॉर्मल पॉलिनोमियल जो होते हैं उसका डेरिवेटिव कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू आएगी ना, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा। अभी छोड़ दीजिए इसको यहाँ तक, आइडिया समझ लो क्या है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान कर सकते थे, मतलब इसको थोड़ा मॉडरेट कर सकते थे अगर फ्रिक्शन हटा देते इसमें। फ्रिक्शन हट जाता तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मूला बेस और प्लस मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इसमें ये कह रहे हैं कि कोई एक कार है, देखो आप, अ कार इज मूविंग, क्वेश्चन लिखते हैं ये, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस with a constant velocity v, sorry, with a velocity v, sorry, with instantaneous velocity v, with instantaneous velocity v and acceleration a.
instantaneous velocity v and acceleration a. There is a resistance, air resistance, उसको ड्रैग बोलते हैं, एरोडायनेमिक ड्रैग. तो देयर इज a resistance capital R and R is constant. There is a resistance capital R which is constant. मास गिवन है कार का और इसके अंदर जो पैसेंजर वगैरह सबको मिला करके टोटल मास इज m. एक बार फिर से बताएं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. मास ऑफ कार गिवन है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन है और प्लस एयर ड्रैग आर गिवन है. ये रेजिस्टेंस वो वाला रेजिस्टेंस नहीं जो फ्रिक्शन वाला है. क्लियर होगा आपको? ये हवा का रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं. फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय इंजन ऑफ द कार. फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय इंजन ऑफ द कार. Find the power which is developed by the engine of car. पता नहीं, स्मूथ सरफेस पे ड्राइव नहीं होती कार, तो होगा कुछ फ्रिक्शन वगैरह. बट फ्रिक्शन वगैरह सब रेजिस्टेंस, आप उस रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन काउंट कर लीजिए. चलिए वो जो आर है वो टोटल रेजिस्टेंस कर लो. आर इज द टोटल रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं, फिर से बोल लो. क्या इंजन से फोर्स आती है कोई? अंदर जो इंजन लगा होता है क्या उससे फोर्स आती है? और इंजन न समझ में आया तो अब साइकिलिंग क्या हो. पैडल मारने से क्या हम फोर्स जनरेट करते हैं? क्या जनरेट करते हैं अगर पैडलिंग करते हैं साइकिल में? तो हम लोग कुछ नहीं करते. अगर आप सोचो कि हमारे पैडल मारने से साइकिल चल रही है तो उससे नहीं होता. या करिए तो आप पैडल मार करके बेसिकली क्या करते हो, पैडलिंग के थ्रू आप साइकिलिंग कर लो, आधे घंटे साइकिलिंग कर लो तो थक नहीं जाओगे? तो आपकी जो एनर्जी है, मतलब जो कैलोरीज बर्न हुई आपके अंदर से, वो कहाँ चली गई सब? तो मतलब साइकिल के मोशन में चली गई. यही तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ. साइकिलिंग में बेसिकली हम अपनी एनर्जी को कम करते जा रहे हैं और साइकिल की एनर्जी बढ़ा रहे हो. तो जो काम हम पैडलिंग के थ्रू करते हैं वो काम इसके अंदर मोटर के थ्रू होता है, इंजन के थ्रू. तो ये बताइए जो एनर्जी गिवन बाय इंजन है, कैपिटल ई, एनर्जी बाय इंजन, कहाँ कहाँ पर उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे हम? तो इंजन से जो एनर्जी, इंजन में फ्यूल पेट्रोल डीजल जो भी बर्न करोगे उससे एक एनर्जी डेवलप होगी. वो एनर्जी हम कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे? तो कार के मोशन में कन्वर्ट करेंगे. यानी कि इसको लिख सकते हो एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ कार. और वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी? साइकिलिंग से सोचो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी? खाली साइकिल को चलाने में? या रेजिस्टेंस जो को ओवरकम. एयर ड्रैग उसको ओवरकम नहीं करोगे? तो यानी कि एनर्जी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस. और तो कोई होगा नहीं. इसको सोच लो यार आराम से, फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा ये ऊपर वाले स्टेटमेंट से आएगी. पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म.
ठीक है। मोशन की एनर्जी क्या है? तो एनर्जी बाय द मोशन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो एनर्जी जाएगी, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो एनर्जी हम देंगे, ट्रांसफर करेंगे, रेजिस्टेंस आर है और अगर v वेलोसिटी है और मान लिए तो रेजिस्टेंस इंटू वेलोसिटी इंटू डिफरेंशियल टाइम dt, ये क्या बन गया आपका? रेजिस्टेंस की फोर्स और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया ये। मतलब ये वर्क हमने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट किया है, ये वर्क बाय रेजिस्टेंस नहीं है। वर्क बाय रेजिस्टेंस तो माइनस में आएगा, वर्क बाय द रेजिस्टेंस फोर्स माइनस में आएगा, उसको ओवरकम करने के लिए हम प्लस में काम कर रहे हैं। दिस इज एनर्जी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट दे रहे हो आप। आ रहा समझ में ये चीज? ये एनर्जी ऑफ इंजन है। अब इसका रेट निकाल लेंगे तो पावर बाय इंजन आ जाएगी। ये इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा देखो। पावर बाय इंजन रेट ऑफ एनर्जी यानी कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका एम वी डीवी बाई डी आएगा यहाँ पर ए प्लस सेकेंड टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डी हट जाएगा वहां से आर बी। ये इसका आंसर। दिस इज पावर बाय द इंजन। देखो इसे, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है ना, ये उस मूवमेंट की पावर है जिस मूवमेंट पर वेलोसिटी वी है। वेलोसिटी बदल जाएगी तो नेक्स्ट मूवमेंट पर इंजन की पावर बदलेगी। लॉजिकली लगता है, आप साइकिलिंग ज्यादा स्पीड पे करते हो तो क्या मस्कुलर पावर उतनी लगती है? धीमे धीमे साइकिल चलाओ और तेज चलाओ तो आपकी मसल्स में सेम पावर आएगी। तो पावर वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही। भैया आप वहां पर अपने मसल्स की पावर यूज कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग पेट्रोल डीजल को जला करके उसकी पावर यूज कर रहे हैं। ये समझा, ये प्लस का साइन जो आया है क्योंकि कुछ लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं, कुछ लोग यहाँ माइनस यूज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वर्क बाय रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं। रेजिस्टेंस तो माइनस में कर ही रहा वर्क, लेकिन इंजन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए प्लस में वर्क कर रहा है। चलिए अब ये बताओ, यही कार अगर किसी इंक्लाइंड स्लोप पे जा रही हो, हिल्स पे जा रही हो मान लो, इसके लिए इंजन की पावर कैसे निकालोगे? वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और टोटल रेजिस्टेंस r है। r इज टोटल नेट रेजिस्टेंस। आप एयर और रोड सब मिला दीजिए इसमें, जितने भी रेजिस्टेंस है, चाहे वो हवा की वजह से लग रहा हो, चाहे वो ग्राउंड की वजह से लग रहा हो, सब मिला लो। आर इंजन जो होगा सर ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए करेगा वर्क। बिल्कुल। दिस टाइम एनर्जी ऑफ इंजन, एनर्जी बाय द इंजन, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। थोड़ी एनर्जी हम देंगे कार को चलाने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ी एनर्जी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाएगी तो प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते चलिए। और थोड़ी एनर्जी हम हाइट बढ़ाने में तो जाएंगे, ऊपर जाओगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाना है आपको। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए जो वर्क चाहिए वो होगा प्लस एम जी। और अगर इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट एक्स कर रहे होगे तो हाइट कितनी ऊपर जाओगे इसमें? अगर इधर एक्स चल रहे हैं तो हाइट कवर्ड एक्स साइन थीटा। ये वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है। और ये वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। ये टोटल एनर्जी बाय द इंजन, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, पावर बाय इंजन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा एम वी इंटू ए,
सेकेंड टर्म r और dx by dt becomes velocity. थर्ड टर्म mg v sin theta. डाउन द हिल जाएगी तो मतलब ऐसे नीचे उतर रहे हो अगर स्लोप पे, पार्किंग में जा रहे हो, जैसे मान किसी मॉल की पार्किंग में गुजरे, तो ये प्लस एम जी की जगह पर, बस साइकिल अगर ढलान पे चलती है तो आप पैडल रोक दो, अपने आप चलती रहेगी, तो हमारी पावर कम हो जाती है। और वहीं ऊंचाई पे जाना हो तो मेरे को ताकत लगानी पड़ती है, कभी कभी अगर स्लोप ज्यादा है तो पता चलता है साइकिल वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, उतर के फिर जमीन पे लेके चलना पड़ता है। कर पा रहे हो रिलेट इस सबसे? इसमें फॉर्मुला नहीं काम करेगा यार, एफ इंटू वी, क्योंकि एफ कौन सा लगाओगे, इंजन की फोर्स का कोई आइडिया तो है नहीं। और एक्चुअल में इंजन टॉर्क डेवलप करती है, टॉर्क लगाती है वो, और जब कोई चीज टॉर्क में आएगी ना तो टॉर्क बनता है बाय द एक्शन ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस, जिसको कपल बोलते हो। तो नेट फोर्स कितना हुआ वहां पर? 0। तो अगर हम एफ डॉट वी से पूछेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए था। आई बात समझेंगे नहीं यार इसे? आगे देखिए, ऐसे ही जो पावर का और कंसेप्ट लगाए इंजन के अलावा, मान लीजिए जैसे ये जो लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट से भी ऊपर जा रही होती है, उसमें उसमें भी मोटर लगी होती है लिफ्ट के अंदर भी। अब तुम्हें से कितनों को आइडिया है नहीं है, लिफ्ट में बेसिकली ऐसे केबल्स होते हैं, और वो केबल किसके थ्रू ड्राइव किए जाते हैं? जैसे आप लिफ्ट का कोई बटन प्रेस कर देते हो मान लो 5वें फ्लोर का 6ठे फ्लोर का, तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं, मोटर से कनेक्ट होता है ना ये, इलेक्ट्रिसिटी से, और इसीलिए लाइट फेल कर गई तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो कोई ना कोई मोटर लगी होगी इसके अंदर। तो आप बताइए पावर बाय द मोटर कितना होगा जो लिफ्ट को लेके जा रही है? और मान लिया जाए कि इस लिफ्ट के अंदर टोटल कंटेंट, मतलब लिफ्ट की बॉडी और लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है सब मिला लें, तो टोटल मास इसका m है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन a। तो व्हाट इज पावर डेवलप्ड बाय द मोटर? और ये पावर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से आती है। पावर बाय द मोटर विच, और अब ये मोटर नहीं दिखा रहे इसके अंदर, मोटर कहाँ लगी होती है? सो एक आइडिया मैं दे रहा हूँ यार आपको, देखो जो मोटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोटर कहाँ कहाँ पे लगी होती है लिफ्ट में? मोटरसाइकिल नाम ही बाइक का है, साइकिल में मोटर लगा दे तो मोटरसाइकिल बन जाती है वो, मोटर मतलब वहां पर पावर मोटर से आ रही है। लिफ्ट में, कार में, इंजन में, इस टाइप की डिवाइसेस की जो पावर निकालनी होगी तो आप सिर्फ ये सोचा करिए कि हम एनर्जी कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। लगाओ दिमाग, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कौन कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हो? लिफ्ट में रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि लिफ्ट नॉर्मली जैसे मॉल्स में होती है, तो मॉल में हवा तो चलती नहीं है कोई, तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस नॉर्मली होता नहीं है। और लिफ्ट जिस उसमें चलती है, मतलब लिफ्ट का एक वो होता है ना, बॉक्स टाइप का बना होता है, तो दीवार से रगड़ के तो चलते नहीं है, थोड़ा गैप होता है उससे, रेजिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो जो एनर्जी ऑफ मोटर है, एनर्जी बाय मोटर, उसके दो पार्ट्स है। एक तो लिफ्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी देना, हाफ mv², और ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो तो प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट y करेंगे, मान लो और ये y डिस्टेंस ऊपर जाए, एज्यूमिंग कि ये y डिस्टेंस ऊपर जाएगी, तो मोटर को ये दो काम करने हैं। अब उसकी पावर mva प्लस mg और y का डेरिवेटिव,
अब इसको एडवांस में लेके जाएंगे ना क्वेश्चन को, तो हम बताए मोटर, इस क्वेश्चन को जब एडवांस में लेके चलना होगा तो मोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट है, तो ये जो पावर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये पावर इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर हो जाएगी। कौन सी? I²R। फिर वो करंट और रेजिस्टेंस से जुड़ जाएगा टॉपिक। अभी तो मैकेनिक्स चल रहा है इसलिए उसको टच नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा ये सब चीज। अगला जो है देखो, 2-3 ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हाउस कंस्ट्रक्शन में एक डिवाइस यूज की जाती है, जैसे जब घर की छत बन रही होती है, उसको बोलते हैं स्लेब पड़ना। तो जमीन से जो गिट्टियां होती हैं, गिट्टियों को ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, तो वैसे ही एक डिवाइस है, मान लीजिए ऐसे कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं जिसको ना, कन्वेयर बेल्ट। तो ये कन्वेयर बेल्ट काफी यूज होती है, कहीं पर भी मकान बन रहा होगा दिख जाएगा तुम्हें। सपोज थीटा एंगल पर कन्वेयर बेल्ट है, और इसका काम क्या है? यहाँ पर इस बेल्ट का यूज क्या करते हैं हम लोग कि ईंटे ऊंटे ऊपर ले जाने, मान लीजिए सीमेंट लेके जाना, ईंटा, कुछ सामान, कुछ भी सामान लेके जाना हो, तो मान लें यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल्स मान लेते हैं। अब पार्टिकल किस नेचर के, उससे मतलब नहीं है। तो ये बेल्ट का काम क्या है? इन पार्टिकल्स को यहाँ से उठाना है। मतलब ये मान लीजिए कि पार्टिकल जो है वो कहीं पर आपने स्टोर कर रखे हैं, जमीन पर या कहीं भी, और इसका काम क्या था? इस मास को पिक करेगा और ले जा करके एक सर्टेन हाइट एच पर ले जा करके ड्रॉप कर देगा, उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो पावर बाय द बेल्ट कितनी है? सिचुएशन समझ पा रहे हैं यार कि नहीं भी? लैंग्वेज नहीं बोला क्वेश्चन की, हम सिचुएशन ही बता पाएंगे कि एक कन्वेयर बेल्ट है, उसने क्या किया, एक स्टोर रूम से कुछ पार्टिकल्स निकाले और कुछ मास उठाया और बेल्ट के ऊपर रख करके ले गए, और फिर यहाँ पर ले जा करके ड्रॉप कर दिया। ये वैसे ही कन्वेयर बेल्ट है जो एयरपोर्ट पे लगी होती है, मान ली कि भाई लगेज रख दीजिए, अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ। बट वो जो एयरपोर्ट के कन्वेयर बेल्ट हैं वो तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, उसमें हाइट नहीं बदलती कहीं। अब इसमें बाकी की इंफॉर्मेशन सुनो क्या क्या है। जिस हाइट पे गए हैं ये हाइट गिवन है, और म्यू किलोग्राम पर सेकंड मास लिफ्ट कर रहे हो आप, इतना मास पिक करेंगे 1 सेकंड में। अब ये थोड़ी है कि आप 100 किलो रख दोगे तो बेल्ट का पूरा एक साथ चला जाएगा। क्लियर है? म्यू केजी पर सेकंड का मास पिक किया, बेल्ट पे रखा, उठा करके ले गए और एच हाइट पे ले गए, और ले जा करके उनको एक वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स को वी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। जब पिक किया था तो कोई वेलोसिटी थी, लेकिन जब उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी है। पिक करते समय 0 वेलोसिटी, ड्रॉप करते समय वी वेलोसिटी, और ड्रॉप करने वाली लोकेशन पिक करने वाली लोकेशन से एच हाइट ऊपर। अब बताइए बेल्ट की पावर क्या है? रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल पिक एंड ड्रॉप सर्विस चल रही है इसके अंदर बेल्ट की। तो बेल्ट एक मशीन है, उस मशीन से क्या काम ले रहे हो अपने आप सोचो ना। ये मशीन आपके लिए कौन सा काम कर रही है? सामान उठाने का काम कर रही है। इस मशीन से आप सामान उठा रहे हो, मशीन ना होती तो कौन उठाता है ये सामान? अगर मान ली दुनिया में ऐसी मशीनें न बनी होती तो सामान ऊपर कैसे रखते? हाथ से उठा के रखते। तो हमारे मसल्स की पावर नहीं यूज होती, तो हमने अपनी पावर सेव कर ली, मशीन की पावर यूज कर ली इसमें। नहीं, थ्रो मशीन करती है, हम नहीं करते। ये मशीन होती है, ये ऐसे मानिए से। अच्छा, इस बेल्ट को छोड़ दीजिए, घर के मोटर पंप का काम देखो। मोटर पंप जो लगाते हो पानी भरने के लिए टंकी में, तो टंकी भी तो हाइट का ही होती है, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस पाइप से पानी ऊपर चढ़ता है वो पाइप स्लांटेड नहीं होती,
वर्टिकल होती है। प्लम्बरिंग अगर करो आप तो प्लम्बर्स जो होते हैं वो पाइप सीधा लगाते हैं, तो क्या वो मोटर सेम काम नहीं कर रही है? वाटर कहीं पर स्टोर है, कहाँ स्टोर है? अंडरग्राउंड। तो उसने पानी को पिक किया, उठाया और ले जा करके टंकी में ड्रॉप करता है कि टंकी में थ्रो करते हो वेलोसिटी के साथ? तो वैसा कुछ मान लेना। किसमें? तो वो थ्रो नहीं करते आपको, वो थोड़ी के फर्स्ट फ्लोर पे जाके लात मार देंगे चलो भाई, वो ड्रॉप करते हैं, आप खुद उतरते हो उसमें से, वो फेंकते नहीं है आपको, वो अलग चीज है। ये पानी की टंकी वाला एग्जांपल लीजिए, मोटर पंप। दोनों चीजें हो सकती है, हो सकता है कि ये आपको चुपचाप कर जाके खड़ा कर दे यहाँ पर और अब आप खुद उतरो यहाँ से, ये V0 भी हो सकता है। इसीलिए बोलो कि मतलब फॉर्मूला रट नहीं सकते, सिचुएशन को समझो, इस लाइन को समझो। यहाँ पर इसमें क्या क्या काम हुआ, तो एक तो हाइट बढ़ी, तो एक एनर्जी तो हाइट वाली हो गई, mgh। अच्छा, इसमें मास का यूज करेंगे, म्यू केजी पर सेकंड, तो मास की जगह क्या यूज कर ले? म्यू। तो ये एनर्जी ऑफ 1 सेकंड तो आई, क्योंकि अगर आपने मास पर सेकंड यूज किया तो एनर्जी भी पर सेकंड हुई। क्या ये सीधे सीधी पावर नहीं हो रही है? अब इसमें फिर से कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, और हाइट के अलावा वेलोसिटी भी दे रहे हो, तो आपको हाफ म्यू वी स्क्वायर भी चाहिए। समझ पाए इसको? और कोई काम हुआ इसमें? मतलब वेलोसिटी और हाइट बढ़ाने के अलावा तीसरा काम कौन सा किया हमने? कुछ नहीं। अगर इस बेल्ट में रेजिस्टेंस होती, मान लीजिए कुछ आती, तो हम और क्या काम कर रहे होते? रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का, बट फिलहाल तो नहीं है वो। तो ये पावर ऑफ बेल्ट है। एक्चुअली हाइट इनडायरेक्टली लेंथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये थीटा एच है और ये एल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली तो रिलेटेड है ही। समझ गए? क्लियर हुआ? नो, आप जरा बताओ। हाँ, तो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वर्क डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो आपको तब ये एल भी यूज करना पड़ता है वहां पर। तो यहाँ पर मास थोड़ी रखा मैंने, तो फ्रिक्शन तो यही लगेगा ना। तो वो अलग बात है, फिर उसमें आपको बेल्ट का भी मास चाहिए, वो फिर और कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, बिकॉज बेल्ट का मोशन लीनियर मोशन नहीं है। बेल्ट में यहाँ पर वो लगे होते हैं रोटेटिंग डिस्क टाइप की, वो फिर रोटेशनल मोशन हो जाएगी। ये तो फिर वैसा हो गया जो टैंकर्स, जो टैंक होती है मिलिट्री टैंक, तो उनके दो पहियों के बीच में ऐसे चेन टाइप की नहीं होती है, तो उसके लिए दो पहिए भी तो लगाओ यहाँ पर, अपने आप थोड़ी चलेगा। ठीक है ऋषि, चलिए सेम क्वेश्चन है इसी में, इसी टाइप का क्वेश्चन। ग्राउंड के नीचे मान लीजिए वाटर का स्टोर बना रखा है, यहां से वो पाइप लगाई और यहां पर जाकर के इसको आप फिल कर रहे हो एक टैंक में। अब ये डिटेल में जाओगे तो टफ है, क्योंकि जो पानी हम ऊपर टैंक में गिराएंगे उसकी हाइट बदलेगी नहीं बढ़कर, जैसे जैसे टैंक में पानी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए पूरा टैंक खाली था, तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर तो बेस पे गिरेगी, आधा टैंक भर जाने के बाद अगली ड्रॉप वो भी बेस पे ही जाएगी। तो मतलब प्रैक्टिकली हाइट वेरिएबल है, इन सब चीजों को इग्नोर करने जा रहे। पाइप जो है उसका एरिया गिवन है आपको, पाइप ऑफ डायमीटर या फिर एरिया गिवन है, इनफैक्ट डायमीटर ले लीजिए, डी। जो पाइप यूज की गई है वो डी डायमीटर की है, और इसमें वी स्पीड से वाटर को ड्रॉप करेंगे हम टैंक में। बताइए पावर ऑफ मोटर क्या रहेगी?
और हाइट h है, h हाइट पे जाना है, तो जिस मोटर से ये सारा कुछ काम हो रहा है उसकी पावर बताओ। किसी स्पीड से तो भरेगा ही ना, जीरो स्पीड थोड़ी भरेगी। भाई टैंक में पानी कभी खोल के देखना, टैंक का ढक्कन ऊपर हटा के देखो, तो पानी ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ पे गिरता है, तो यहाँ वेलोसिटी नहीं होगी कुछ, नहीं होती तो सीधा नीचे गिरता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ऐसा पैराबोला बनता है वो। बताओ जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, ये भी वही काम कर रहा है जो कन्वेयर बेल्ट ने किया है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस ये भी दे रहा है, दो काम कर रहे हो बच्चे। पानी जहां से उठा रहे हैं वहां जीरो स्पीड है, जमीन के नीचे जो पानी है उसमें कोई स्पीड थोड़ी है, लेकिन जिसे टैंक में भर रहे हो वहां स्पीड है। तो आप रेस्ट से मोशन पे नहीं ले गए इसको, तो काइनेटिक एनर्जी दी और हाइट बढ़ाई है इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो पहले तो आप ये बताओ 1 सेकंड में कितना वाटर उठाएंगे, ये चाहिए होगा ना। हाँ, एरिया इंटू वेलोसिटी, याद करिए, एरिया इंटू वेलोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में वॉल्यूम रेट होता है ये भाई, मीटर स्क्वायर और मीटर अपॉन सेकंड, तो कुल मिलाकर मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं हो गया। मीटर क्यूब पर सेकंड किस चीज की यूनिट हुई, वॉल्यूम पर सेकंड। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकंड, और उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया मास पर सेकंड, जिसको जिसको हमने डायरेक्टली म्यू, पिछले बार में म्यू दे रखा था, अब की बार म्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट है। अगर पाइप यूनिफॉर्म एरिया की होगी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2 सेम वेलोसिटी आएगी, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा फिर। मतलब हम जो वेलोसिटी यूज कर रहे हैं वो एग्जिट पॉइंट पर है, और एरिया भी एग्जिट पॉइंट का। और प्रैक्टिकली ऐसा होता थोड़ी है यार, घर में कौन सा ऐसा प्लम्बर होगा जो यहाँ पर पतला पाइप लगाए या मोटा पाइप लगाए, घर पे रहते हो ना आप लोग, तो जितने पाइप लगे चेक कर लो जा करके, कहीं मोटा पतला थोड़ी होगा। उफ, समझे। बताओ अब क्या करेंगे, तो सेम क्वेश्चन हो गया, म्यू जी एच, ये काम तो अपने ग्रेविटी के केस में किया, और प्लस हाफ म्यू वी स्क्वायर, उसमें म्यू को रिप्लेस कर देना, म्यू को इससे, समझ के, पावर इंजन पावर मोटर इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, इसका फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई लॉजिक है। और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जो थे वो भी पीछे आपको बता दिए गए, फोर्स इंटू वेलोसिटी और ये सब करके। Yes, sir. चलो मेरा कोई टॉपिक ये हो गया यार, अब पावर का अब क्या रह गया अपना इसमें यार, एक वो रह गया फॉल्ट अभी, नहीं इसमें एक पार्ट वो रह गया है, जो नहीं होता एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन, आधे घंटे का टॉपिक वो रह गया है। चलिए करा देंगे। तो ये बताओ मैकेनिक्स अभी कंटिन्यू रखें और